हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने कल की क्लास में थोड़ी सी बेसिक जानकारियां ली थी का 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। साथ ही हमने पढ़ा था आवेश, जो पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, समझेंगे आवेश के गुणधर्म। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको तैयार कर देता हूं एक शायरी के साथ, मोटिवेशनल श्लोक के साथ। यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आप सभी भी तैयार हो जाइए उड़ान भरने के लिए, भौतिक विज्ञान में से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। आइए फिर अध्ययन करते हैं हम आवेश के गुणधर्मों के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आवेश के गुणधर्म हैं वो वैसे 7 गुणधर्म जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उन गुणधर्मों के नाम और बेसिक चीजें बता देता हूं, फिर हम एक एक को ब्रीफली पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला गुणधर्म है वो होता है आवेश की योज्यता का गुण। आवेश की योज्यता का गुणधर्म से मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु या निकाय का जो नेट आवेश होता है वो उस पर अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरा जो गुणधर्म है वो होता है आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा गुणधर्म है आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है। और चौथा गुणधर्म है जहां पर हम पढ़ेंगे कि आवेश द्रव्यमान से संबंध रखता है। पांचवें गुणधर्म में हम ये पढ़ेंगे कि आवेश अनिश्चितता के नियम की पालना करता है। छठा, आप सब जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। सातवें गुणधर्म में हम आवेश की अलग अलग स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और आवेश जब अलग अलग अवस्थाओं में रहता है तो कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम पहले गुणधर्म की ओर चलते हैं। जो आपका पहला गुणधर्म है वो होता है आवेश योज्यता गुणधर्म की पालना करता है। देखिए दोस्तों, योज्यता गुणधर्म की पालना करता है, इसका मतलब यह है कि अगर हमने कोई एक निकाय ले रखा या कोई वस्तु हमने ले रखी है तो उस वस्तु या निकाय पर जो अलग अलग आवेश है उसका हम बीजगणितीय योग करेंगे। उसका हम बीजगणितीय योग करेंगे तो वो उस निकाय के कुल आवेश के समतुल्य होगा। अब यहाँ बीजगणितीय योग का मतलब होता है विद्यार्थियों कि जो भी मात्रा हम मापते हैं या योग कर रहे हैं वो उनके चिन्हों के साथ पुट की जाती हैं, उसे हम बीजगणितीय योग से समझते हैं। वैसे ही मान लेते हैं एक हमारे पास कोई निकाय है, इस निकाय में 1 कूलाम का कोई आवेश है, यहाँ -2 कूलाम का कोई आवेश है, यहाँ मान लेते हैं -3 कूलाम का कोई आवेश है और यहाँ मान लेते हैं +5 कूलाम का कोई आवेश पड़ा है। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, संपूर्ण आवेश जो होगा वो हो जाएगा इन्हीं सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के समतुल्य। तो मैं सबसे पहले धनात्मक आवेश को जोड़ लेता हूं, +1 कूलाम और +5 कूलाम। फिर ऋणात्मक आवेश है यहाँ पर -2 कूलाम और -3 कूलाम। तो इस प्रकार मुझे कुल आवेश प्राप्त होता है +1 कूलाम।
देखिए दोस्तों, ये जो प्लस का एक कूलाम है, ये इस निकाय का संपूर्ण आवेश होगा जो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के समतुल्य होता है। बीजगणितीय योग से मतलब उनके चिन्हों के साथ हम उनका योग करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि आवेश एक अदिश राशि होती है, तो जो भी अदिश भौतिक राशियां होती हैं उनका हमेशा बीजगणितीय योग होता है, जबकि सदिश राशियों का सदिश योग होता है। तो यहाँ पर आवेश अदिश राशि है तो हमने उनका बीजगणितीय योग कर दिया। आवेश योज्यता गुणधर्म हमें यही समझाता है। अगर हम परमाणु की बात करें तो एक जो परमाणु है उस परमाणु में, वैसे तो सामान्य अवस्था में जो परमाणु है वो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है। विद्यार्थियों, विद्युत उदासीन इसलिए होता है क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन कण पाए जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या है वो हमेशा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो ऋणात्मक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वहीं पर प्रोटॉन का आवेश भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन वो धनात्मक होता है। तो एक परमाणु में जितने प्रोटॉनों के कारण धनात्मक आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणात्मक आवेश होगा, और इस परमाणु का जो नेट आवेश है वो शून्य हो जाएगा। नेट आवेश शून्य हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होता है, परंतु हम परमाणुओं को आवेशित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाकर। अगर आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए इसी के अंदर कि एक नाइट्रोजन परमाणु है 714 के नाभिक का आवेश कितना, नाभिक का आवेश कितना होगा, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और एक जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन वाला ऋणात्मक जबकि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। तो विद्यार्थियों, इसको देखते ही सटीक से जवाब आता है कि इसका जो आवेश है वो नेट आवेश शून्य होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाता कि नाइट्रोजन के इस परमाणु का आवेश कितना होगा, तो आप बोल सकते थे कि जो परमाणु है इस परमाणु का आवेश शून्य होगा। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, आपसे पूछा है कि इसके नाभिक का आवेश कितना है। कहने का मतलब है कि जो नाइट्रोजन का परमाणु है उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कवर नहीं किया गया है, केवल आपसे नाभिक का आवेश पूछा है। तो दोस्तों, नाभिक में तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ रहते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसमें जो नाइट्रोजन का परमाणु है इसमें कुल प्रोटॉन कितने होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में समान होते हैं जब परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो इसमें 7 ही प्रोटॉन होंगे और 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ बात कर नहीं रहे क्योंकि केवल नाभिक की बात की जा रही है। तो नाभिक में केवल धनावेश रहता है, और वो भी प्रोटॉनों के कारण। हमें पता है कि एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम धनावेश होता है। तो 7 पर कितना होगा, इसलिए हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं। ये जो राशि हमें प्राप्त होगी वो नाइट्रोजन के नाभिक पर उपस्थित धनावेश को दर्शाएगी।
ये बात थी आवेश के योज्यता गुणधर्म की। अब हम चलते हैं दूसरे गुणधर्म की ओर। दूसरा जो गुणधर्म है वो हमें बताता है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। देखिए विद्यार्थियों, हमने संरक्षण नियम अलग अलग राशियों के लिए बहुत सारे पढ़े हैं। उनमें एक आवेश का भी संरक्षण नियम होता है। और संरक्षण नियम का सामान्य मतलब आप जानते हैं कि संरक्षण का मतलब है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। तो इन चीजों को मैं लिख देता हूं आपके बोर्ड पर। यानी कि आवेश जो है वो ना तो नष्ट होने वाली राशि है और ना ही आवेश उत्पन्न होने वाली राशि है। आवेश का केवल स्थानांतरण संभव है। आवेश को आप एक राशि से दूसरी राशि में स्थानांतरण कर सकते हैं। ये जो आवेश संरक्षण नियम हमें बताता है कि किस तरीके से आवेश एक राशि से दूसरी राशि में या दूसरी चीज में कैसे कन्वर्ट होते हैं। देखिए हम उसका एक उदाहरण लेकर चलते हैं। युग्म विनाश। एक युग्म विनाश आवेश संरक्षण का एग्जाम्पल है। युग्म विनाश का मतलब है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के साथ क्रिया करवा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के साथ क्रिया करवा देते हैं तो गामा किरणें उत्पन्न होती है। तो गामा किरणें उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों, ये जो E माइनस सिंबल है ये हमें इलेक्ट्रॉन को बताता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और उसके साथ में एक लिया है पॉजिट्रॉन। हमने जब इन दोनों की क्रिया करवाई तो क्रिया करवाने के पश्चात हमें गामा किरणें उत्पन्न होती है। देखो ये कैसे यहाँ पर आवेश संरक्षित होता है उसको हम समझ लेते हैं। पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है ऋणात्मक रूप से, जबकि जो पॉजिट्रॉन है उसका आवेश 1.6 इंटू -19 कूलम होता है, वो भी धनात्मक। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम और पॉजिट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। अगर इन दोनों का रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ दोनों को मिलाने पर कुल आवेश या नेट आवेश जो है वो शून्य हो जाता है। नेट आवेश कितना हो जाता है विद्यार्थियों? शून्य हो जाता है। और ये जो गामा किरणें हैं उनका नेट आवेश भी क्या रहता है? शून्य होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यहाँ पर भी शून्य है और यहाँ पर भी आवेश शून्य है। अब बात ये आती है कि फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, इसका मतलब गामा किरणें जो उत्पन्न होती है उनका भी द्रव्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, ये जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है इनका द्रव्यमान तो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इतना ही द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का है और इतना ही द्रव्यमान पॉजिट्रॉन का होता है। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में एक चमत्कारिक खोज हुई थी। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने की थी कि E बराबर mc², एक इक्वेशन दी। ये E बराबर mc² हमें ये बताता है कि अगर कोई कण प्रकाश की चाल से गतिशील है तो उस कण का जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है और ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकती है, एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो यही स्थिति इनके साथ होती है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो इनका जो द्रव्यमान है वो यहाँ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऊर्जा ही गामा किरणों के रूप में हमें प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से आवेश संरक्षण कैसे रहता है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये जो
द्रव्यमान है इनका, ये द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आइंस्टीन ने बताई थी अपने E बराबर mc² समीकरण के द्वारा। सी यहाँ पर प्रकाश की चाल है, m कण का द्रव्यमान और E ऊर्जा है। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे गुणधर्म की ओर चलते हैं। तीसरा जो आपका गुणधर्म है वो कहता है कि आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है। आवेश क्वांटमीकृत राशि। देखिए विद्यार्थियों, आवेश क्वांटमीकृत राशि है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी निकाय है, कोई भी वस्तु है, उस पर जो आवेश होंगे वो आवेश एक न्यूनतम निश्चित संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं। क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के बराबर होते हैं। एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज होते हैं। और ये जो न्यूनतम निश्चित राशि है, इस न्यूनतम निश्चित राशि को कहा जाता है क्वांटा। इस न्यूनतम निश्चित जो राशि है इसको ही कहा जाता है क्वांटा। और एक क्वांटा पर जो आवेश है वो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। एक क्वांटा पर जो आवेश है विद्यार्थियों, वो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ध्यान से सुनना बात को कि आवेश क्वांटमीकृत राशि है। ये लाइन हमें ये बताना चाहती है कि किसी भी निकाय या वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज होता है। और ये न्यूनतम निश्चित राशि जो होती है उसको हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। और एक क्वांटा पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो आपका आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, जहां हम ये बता सकते हैं कि E आपका बता रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E आपको यहां बताता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, N आपको बता रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q आप जानते ही हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, आवेश। मान लेते हैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? विद्यार्थियों, फॉर्मूला आपके सामने है। Q जो है, आवेश जो है किसी भी वस्तु पर, वो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो n का मान है वो n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन ये जो n का मान है वो 1/2, 3/2, 2/3 ऐसी संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज का मतलब 1 गुणा होगा या 2 गुणा होगा या 3 गुणा होगा, 1.5 गुणा, 3/4 गुणा, ऐसा नहीं होता है। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। तो n बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन में E। n बराबर हो जाएगा
Q अपॉन में E। क्यों? हम जानते हैं एक कूलाम आवेश की बात है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी जानते हैं 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यूं लिख सकता हूं मैं 10/1.6 गुना 10 की घात 18 और इसको सोल्व करने पर हमें प्राप्त होंगे 6.25 गुना 10 की घात 18 आवेश, 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये चीज हमें याद रखनी है, आपको मौखिक रूप से याद रहनी चाहिए कि एक कूलाम में 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही आवेश क्वांटमीकरण का गुणधर्म था। अब हम अगले गुणधर्म पर चलते हैं जिसमें हमें गुणधर्म नंबर 4 पढ़ना है। ये बताता है कि आवेश अनिश्चितता के गुणधर्म की पालना करता है, के गुणधर्म की पालना करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आवेश अनिश्चितता गुणधर्म की पालना करता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कण गतिशील अवस्था में है या फिर विराम अवस्था में है, दोनों ही अवस्था में कण पर आवेश की जो मात्रा है वो नहीं बदलती है, बराबर रहती है। तो मैं ऐसे देख सकता हूं कि जो आपका आवेश है किसी कण पर वो विराम अवस्था में बराबर होगा कण की जो गतिशील अवस्था में होगी उस गतिशील अवस्था। जो किसी कण पर आवेश की मात्रा है वो उसकी गति से, उसके वेग से परिवर्तित नहीं होती है। अनिश्चितता का गुणधर्म हमें यही समझाता है कि जो आवेश है वो विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में समान होता है। दोस्तों अनिश्चितता के गुणधर्म में ये भी बताता है कि अगर कोई कण प्रकाश के चाल से, कोई कण प्रकाश की चाल से गतिमान है, प्रकाश की चाल से गतिमान है, तो कण का द्रव्यमान बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो द्रव्यमान कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होता है, m बराबर m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। देखिए दोस्तों, कण पर उपस्थित आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कण विराम अवस्था में हो या फिर कण गतिशील अवस्था में हो, लेकिन कण का खुद का द्रव्यमान बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहां मैं आपको बता देता हूं कि जो m है वो है आपका गतिशील कण का द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान। m नॉट जो लिखा है वो है स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान। v आप जानते हैं कण का वेग है, v जो है वो क्या है दोस्तों, कण का वेग है। और c प्रिय विद्यार्थियों, c है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो आवेश का अनिश्चितता गुणधर्म हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप किसी कण को गतिशील करवा रहे हो किसी भी वेग से, तो वहां आवेश की मात्रा परिवर्तित नहीं होगी, जबकि कण का द्रव्यमान बदल जाता है। अगले गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला गुणधर्म हमें ये बताता है कि आवेश द्रव्यमान से संबंध है, आवेश द्रव्यमान से संबंध है।
देखिए आवेश द्रव्यमान से किस प्रकार संबंध रखता है, कैसे संबंधित है। तो विद्यार्थियों जब हम मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पर कोई उदासीन वस्तु है, कैसी वस्तु है, उदासीन वस्तु है, जिसका हम द्रव्यमान मानकर चलते हैं कि एम द्रव्यमान है। इस उदासीन वस्तु से हम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवा देते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का जब हम त्याग करवाएंगे तो ये जो वस्तु है वो धन आवेशित हो जाती है। ये हमने कल देखा था हमारे पिछले वीडियो में। और अगर हम इस उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, आरोपित कर देते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन इस पर आरोपित करते हैं तो ये जो वस्तु है वो ऋण आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। देखिए विद्यार्थियों जब हम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवा रहे हैं तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो जैसे ही हम उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवा रहे हैं, उत्सर्जित करवा रहे हैं, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन के साथ द्रव्यमान भी जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो जो द्रव्यमान है उसमें डेल्टा एम से कमी आ जाती है। धनावेशित जो वस्तु होगी उसके द्रव्यमान में डेल्टा एम से कमी आ जाएगी। वैसे ही अगर हम किसी वस्तु को, जैसे ही उदासीन वस्तु इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन आरोपित कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करवा देते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा, ये ऋणावेशित तो हो जाएगी। साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी इसके साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान डेल्टा एम से बढ़ जाएगा। यहां ये जो डेल्टा एम है, ये डेल्टा एम होता है एन एम ई के बराबर। ये जो मैंने एम ई लिखा है ये एम ई है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ये एन जो है वो है प्रिय विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कहने का मतलब ये है कि आपने द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा, उदासीन वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा, ये चीज निर्भर करेगी कि आपने उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या फिर उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अगर आप त्याग करवाने की बात करते हैं तो अगर मैं इस उदासीन वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करवा देता हूं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, यानी n का मान तो कितना हो जाएगा 2, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो इतने द्रव्यमान की इस धनावेशित वस्तु से कमी हो जाएगी, इतने द्रव्यमान की धनावेशित वस्तु से क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, कमी हो जाएगी। वहीं अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए उदासीन वस्तु को, तो इलेक्ट्रॉन देते ही ऋणावेश बढ़ जाता है, वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, द्रव्यमान भी उन 2 इलेक्ट्रॉनों का उस वस्तु में ऐड हो जाएगा, जिससे इतना द्रव्यमान उस वस्तु के साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी, उस वस्तु का द्रव्यमान डेल्टा एम से बढ़ जाएगा। और डेल्टा एम का मान ये होगा अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ये हमें समझाता है आवेश द्रव्यमान से संबंध रहता है किस प्रकार। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों जो सिंपल सा है कि अगर आपके 2 सजातीय आवेश हैं, कैसे आवेश है विद्यार्थियों, सजातीय आवेश हैं, तो सजातीय आवेशों में हमेशा सजातीय आवेशों में, इतना ही लिख देता हूं आप समझ रहे हैं बात को, सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है विद्यार्थियों, प्रतिकर्षण होता है। जबकि विजातीय का मतलब अलग अलग जाति वाले आवेशों में आकर्षण होता है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर दो बॉल ले रखी है, अगर यहाँ मैंने एक बॉल धनात्मक वाली और दूसरी बॉल भी धनात्मक वाली रख रखी है, तो इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा। ये इसको इधर धकेलेगी जबकि ये इसको इस दिशा में धकेलेगी, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं। इन दोनों में आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आप चुंबक के दो समान ध्रुवों को ले जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान ध्रुवों को ले जाते हैं तो आकर्षण होता है। वैसे ही गुणधर्म आवेश में काम करते हैं। अगर आप समान आवेश दो आवेशों को लेके जाओगे तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। कल हमने पढ़ा था कि कांच और रेशम के टुकड़े का जब हम घर्षण करवाते हैं तो कांच जो है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, जबकि जो रेशम है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो अगर मैं इस प्रकार के घर्षण किए हुए कांच को दूसरे घर्षण किए हुए कांच के पास ले जाता हूं तो भी इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही धनावेशित रहेंगे। दोनों ही कांच कैसे रहेंगे, धनावेशित। वैसे ही अगर मैं इस ऋणावेशित रेशम के टुकड़े को ऋणावेशित रेशम के टुकड़े के पास ले जाता हूं तो भी इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों सजातीय आवेश है। वैसे ही अगर मैंने दोनों ऋणावेशों को यहाँ पर लटका देता हूं तो इन दोनों में भी आपस में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में सजातीय हैं। वहीं अगर मैं एक धनावेश और एक ऋणावेश को साथ में लेता हूं तो इन दोनों में आपस में आकर्षण होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो है वो विजातीय आवेश है। तो आप समझ रहे होंगे कि सजातीय यानी एक समान जातियों वाले आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण, जबकि अलग अलग जातियों वाले आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। फिर दोस्तों हम चलते हैं अंतिम गुणधर्म पर, और अंतिम गुणधर्म हमें बताता है आवेश की अवस्थाओं के बारे में, यानी कौन सी अवस्था पर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आवेश की अवस्थाएं, पहली अवस्था हम इसमें देख लेते हैं आवेश की स्थिर अवस्था, स्थिर आवेश। देखिए विद्यार्थियों, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, कहीं पर भी स्थिर अवस्था में है, तो वो अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वहीं अगर आवेश एक समान वेग से, या हम ऐसे बोल सकते हैं नियत वेग से, तो एक समान वेग से गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र तो वो उत्पन्न करेगा ही। जहां आवेश है वहां पर आप विद्युत क्षेत्र तो मानकर ही चलेंगे, साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करना ही है, उसके साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और तीसरी अवस्था आवेश की आती है कि अगर आवेश त्वरित वेग से गतिशील है, आवेश त्वरित वेग से गतिशील है। दोस्तों त्वरित वेग से गतिशील होगा तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इसके अलावा अलग हमें देगा वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये अंतिम गुणधर्म था आवेश की अवस्थाओं का। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर वही आवेश एक समान वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और वही आवेश अगर एक त्वरित वेग से, यानी उसका जो वेग है वो परिवर्तनशील है, तो वो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। साथियों हम जब पढ़ रहे थे तो बीच में एक कण का नाम आया था पॉजिट्रॉन।
जिसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। पॉजिट्रॉन जो होता है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। पॉजिट्रॉन जो है इसे हम E+ से दिखाते हैं और ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। वहीं इस पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, जितना आवेश होता है, उतना ही आवेश पॉजिट्रॉन पर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है जबकि पॉजिट्रॉन पर धनावेश होता है। द्रव्यमान भी इसका समान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। वही द्रव्यमान होता है पॉजिट्रॉन का और वो होता है 9.1 गुणा 10⁻19 किलोग्राम। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं, पॉजिट्रॉन उनकी विपरीत दिशा में गति करते हुए पाए जाते हैं। तो ये जानकारी थी आज आवेश के गुणधर्मों के बारे में। धन्यवाद दोस्त।